देखकर लोगों में काफी क्यूरियोसिटी होती है। मतलब दुनिया के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, आखिर वो अपने पैसे को मैनेज कैसे करते हैं? राइट। लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई सीक्रेट नॉलेज है। वही तो, ऐसा लगता है कि क्या उनके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की कोई सीक्रेट फाइनेंस डिग्री होती है, या फिर उन्हें एडवांस्ड मैथमेटिक्स और नंबर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। हाँ, जबकि एक्चुअली आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। एकदम नहीं होता। सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। आज की इस गहरी चर्चा में हम पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग के उन्हीं सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं, जो दरअसल किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं, बल्कि एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप से आते हैं। और ये रोड मैप इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि फाइनेंस का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के दिमाग में एक डर और कंफ्यूजन बैठ जाता है ना। बिल्कुल, एक इंटिमिडेशन फैक्टर होता है। एग्जैक्टली। पर हमारा डेटा और रिसर्च साफ दिखाती है कि उन हाई लेवल वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज तक पहुंचने के लिए हमें बिल्कुल आसान और बेसिक स्टेप से शुरुआत करनी होती है। तो इसको ऐसे देखते हैं, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ कमाल की प्रिसिजन होती है, एकदम एग्जैक्ट मैथ। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो वो एक्सरे में साफ दिख जाती है। राइट, एक्सरे की स्क्रीन पर वो जैगेड व्हाइट लाइन एकदम साफ नजर आती है। लेकिन जब लोग अपने बैंक अकाउंट्स या क्रेडिट कार्ड बिल्स या फ्यूचर प्लान्स को देखते हैं तो वो फाइनेंशियल लैंडस्केप क्लियर होने की बजाय बहुत ही धुंधला लगता है। मेक सेंस। ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो आज हमारा फोकस यही है कि उस धुंधलेपन को कैसे हटाया जाए, और एक्चुअली यही आज का आखिरी मिशन भी है। क्योंकि सच ये है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी आज की आमदनी कुछ भी हो, अगर वो अपनी मौजूदा सिचुएशन का सही असेसमेंट कर ले तो वो अपने कर्जे यानी डेट को पूरी तरह क्लियर कर सकता है, जानी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हाँ, और आखिरकार इन्वेस्टिंग के साइंस को समझकर अपने लिए एक लंबी आज़ादी, ट्रू फ्रीडम खरीद सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस फाइनेंशियल नाउ यानी आज की एग्जैक्ट सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो पर्सनली मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अच्छा, वो क्या? वो ये है कि इनकम यानी जो सैलरी हर महीने आती है वो सिर्फ इंसान का लाइफस्टाइल खरीदती है, लेकिन नेटवर्थ वो चीज है जो उसके आने वाले कल की आजादी खरीदती है। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। पर देखो, अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना ना एक हेल्थ चेकअप करवाने जैसा लगता है, जहां अंदर से डर लगता है कि पता नहीं ये टेस्ट रिपोर्ट में कौन सी बीमारी निकल आए। तो यहां मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। हाँ, पूछे। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई व्यक्ति साल का करोड़ों रुपए कमा रहा हो पर फिर भी उसकी नेटवर्थ नेगेटिव हो? लाइक इज दैट रियली पॉसिबल? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये सोसाइटी की सबसे आम और मैं कहूंगी सबसे डेंजरस रियलिटी है। वेट, रियली? करोड़ों कमाने वाले भी? बिल्कुल। लोग अक्सर हाई इनकम को ही हाई वेल्थ समझ लेने के सबसे बड़े जाल में फंस जाते हैं। देखो, नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत आसान है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी जो अपना है माइनस जो उधार है। अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी इनकम है, पर उसके ड्राइवे में एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी है जिसका भारी लोन चल रहा है, एक बड़ा मॉर्टगेज है और हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड्स फुली मैक्स्ड आउट हैं। ओह वाओ। तो ऐसे इंसान की नेटवर्थ आराम से नेगेटिव हो सकती है। वो बाहर से अमीर दिख रहा है पर अंदर से पूरी तरह बैंकरप्ट है। यानी बाहर से बैलेंस शीट चमकती हुई दिख सकती है पर रियलिटी में वो लाल रंग से भरी होती है। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। बिल्कुल, और इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए ही हमें डेटा पर फोकस करना होता है। राइट। तो इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए हमारा डेटा हमें 3 जादुई नंबर्स पे फोकस करने को कहता है। पहला है हर साल आने वाली नेट इनकम। दूसरा है साल भर के एक्चुअल खर्चे, और तीसरा और सबसे अहम नंबर है इनकम सरप्लस या डेफिसिट। ये सरप्लस वाला पार्ट सबसे क्रूशियल है। वही ना, अगर किसी इंसान के सारे खर्चे निकालने के बाद साल के आखिर में मान लीजिए 4,851 रुपीस का सरप्लस बचता है, तो दरअसल वही बचा हुआ पैसा आगे की वेल्थ बिल्डिंग की असली नींव बनता है। सही बात है। पर आमतौर पर यह सरप्लस बच ही नहीं पाता, क्योंकि इंसान की अपनी आदतें ही उसके रास्ते का पत्थर बन जाती हैं। यहाँ एक बहुत गहरी साइकोलॉजी अपना खेल खेलती है। हमें लगता है कि मनी मैनेजमेंट सिर्फ मैथमेटिक्स का खेल है, राइट? हाँ, लोग स्प्रेडशीट्स बनाने लगते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 80% इंसानी बिहेवियर और साइकोलॉजी है। डेटा और रिसर्च बताती है कि लोगों की 5 तरह की मनी पर्सनालिटीज होती हैं। 5 तरह की? हाँ, पहली है द कंटेम्पररी,
ये वो लोग हैं जो बिल्कुल पल में जीते हैं, जिन्हें लगता है कल किसने देखा, आज का लेटेस्ट फोन खरीद लो। अच्छा, योलो वाले लोग। बिल्कुल योलो एटीट्यूड। दूसरी पर्सनालिटी है द एंटरप्राइजर, जो बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं और फ्यूचर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। और इसके अलावा भी 3 कैटेगरीज और आती हैं, जैसे द मिनिमलिस्ट, जिन्हें सिंपल लाइफ पसंद है और जो एक एक रुपया खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। हाँ, उन्हें सेविंग करने में मजा आता है। राइट। फिर हैं द रियलिस्ट, जो एकदम प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। और आखिर में द सोशलाइट, जिन्हें नई जगहों पर ट्रैवल करना और अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंसेस पर पैसे खर्च करना सबसे ज्यादा पसंद है। एग्जैक्टली। पर मुझे एक बात बताइए, ये मनी पर्सनैलिटी जानना इतना अहम क्यों है? क्या सिर्फ एक स्ट्रिक्ट बजट बना लेना काफी नहीं होता? देखो, एक स्ट्रिक्ट बजट तभी तक चल सकता है जब वो इंसान की फितरत के खिलाफ ना हो। मतलब? थोड़ा डिटेल में समझाइए। मतलब अगर कोई सोशलाइट पर्सनैलिटी का व्यक्ति है जिसे बाहर जाना पसंद है और वो एक मिनिमलिस्ट वाला स्ट्रिक्ट बजट फॉलो करने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो घुटन महसूस करेगा। बिल्कुल। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कुछ ही महीनों में उस पूरे सिस्टम को तोड़ देगा। अपनी मनी पर्सनैलिटी को पहचानने का मतलब है अपनी नेचुरल कमजोरियों और ताकतों का पता लगाना। मेक सेंस। तभी एक ऐसा रोड मैप बनाया जा सकता है जो रिस्ट्रिक्शंस की बजाय परमिशन दे और लंबे समय तक एक्चुअली चल सके। ये एक बहुत ही क्लियर और नया नजरिया है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं, परमिशन। अब मान लीजिए कि किसी को अपनी मनी पर्सनालिटी पता चल गई, राइट, और उन्होंने अपनी नेटवर्थ का एक्सरे चेकअप भी कर लिया, राइट। पर उनकी वेल्थ की बाल्टी में बहुत सारे छेद हैं जहां से पैसा लगातार बह रहा है। मैं यहां डेट यानी कर्जे की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर। खास तौर पर क्रेडिट कार्ड्स। देखो, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमेशा रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का लालच देकर बहुत चतुराई से नए लोगों को फंसाती हैं। हाँ, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और पॉइंट्स के चक्कर में। वही तो। मुझे तो क्रेडिट कार्ड एक तेज धार वाले चाकू की तरह लगता है। अगर किसी को इसे सही से पकड़ना आता हो तो इसे सब्जी काटी जा सकती है, पर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो हाथ पूरी तरह से कट सकता है। और उस चाकू से लगे हुए जख्म काफी गहरे और लंबा दर्द देने वाले होते हैं। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर कर्जा बुरा नहीं होता। अच्छा, गुड डेट और बैड डेट का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। गुड डेट और बैड डेट के बीच एक साफ अंतर होता है। अगर कोई एजुकेशन लोन ले रहा है जिससे आगे चलकर उनकी कमाई बढ़ेगी, या कोई ऐसी एसेट बना रहा है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ने वाली है, जैसे बिजनेस लोन या घर का लोन, हाँ, तो वो गुड डेट है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का डेट एकदम टॉक्सिक और बैड डेट है। इसका इंटरेस्ट रेट साल का 30 से 40% तक चला जाता है। 40%? ये तो किसी भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज्यादा है। वही तो मैं कह रही हूँ, ये दुनिया के किसी भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न को आराम से खा सकता है। लोग अक्सर ये सीधी सी बात भूल जाते हैं कि डेबिट कार्ड अपना पैसा है, पर क्रेडिट कार्ड बैंक का उधार है। तो अगर किसी का हाथ कट चुका है, यानी वो इस हाई इंटरेस्ट कर्जे के जाल में फंस चुका है, तो उसके पास बाहर आने की क्या रास्ते हैं? रास्ते हैं, पर डिसिप्लिन चाहिए। मैंने कर्जा चुकाने की 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में काफी पढ़ा है। एक है डेट एवलांच और दूसरी है डेट स्नोबॉल। इन दोनों का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? इन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। डेट एवलांच मेथड पूरी तरह से मैथ्स पर आधारित है। ओके। इसमें सबसे पहले उस कर्जे को चुकाया जाता है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हो, चाहे अमाउंट कुछ भी हो। ये मैथमेटिकली सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पैसे की बचत होती है। राइट, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ डेट स्नोबॉल मेथड मनोविज्ञान पर खेलता है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स को पूरी तरह इग्नोर करके उस कर्जे को सबसे पहले क्लियर किया जाता है जिसका टोटल अमाउंट सबसे छोटा हो। तो इससे क्या फायदा होता है? जब एक छोटा लोन कंप्लीटली खत्म हो जाता है तो एक छोटी जीत या क्विक विन मिलती है। ये आगे बढ़ने के लिए दिमाग को बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है। पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली डेट स्नोबॉल गलत है ना? कैसे? मतलब अगर कोई 5,000 का छोटा लोन क्लियर कर रहा है, पर उधर किसी बड़े क्रेडिट कार्ड पर 35% का इंटरेस्ट लगातार लग रहा है, तो इंसान तो अपने ही पैसे आग में डाल रहा है। क्या स्नोबॉल सच में सेंसिबल ऑप्शन है? आपकी मैथ बिल्कुल ठीक है, पर मैंने पहले ही कहा था, इंसान हमेशा रैशनल मैथ फॉलो नहीं करते। ये भी है। अगर लोग हमेशा कैलकुलेशंस के हिसाब से चलते तो शायद क्रेडिट कार्ड डेट का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा होता ही नहीं। मोटिवेशन और मोमेंटम का फैक्टर बहुत असरदार होता है।
यानी आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। एग्जैक्टली हालांकि अगर हाई इंटरेस्ट डेट सच में कंट्रोल के बाहर हो जाए तो वहां बैलेंस ट्रांसफर कार्ड एक बहुत प्रैक्टिकल अस्त्र बन जाता ये है। बैलेंस ट्रांसफर कार्ड कैसे काम करता है? इस टेक्निक में मौजूदा हाई इंटरेस्ट डेट को एक नए क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां लिमिटेड टाइम जैसे आने वाले 12 या 18 महीने के लिए 0% इंटरेस्ट लगता है। ओ 0%, ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, ये टोटल कर्जे को खत्म तो नहीं करता, पर इंटरेस्ट के बढ़ने की रफ्तार को पूरी तरह रोक देता है, ताकि इंसान को प्रिंसिपल अमाउंट कम करने का ब्रीदिंग रूम मिल सके। ब्रीदिंग रूम मिलने के बाद आती है बारी उस आमदनी को मैनेज करने की, जो हर महीने टेक होम पे के रूप में अकाउंट में आती है, यानी बजटिंग। बजटिंग का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। वही ना, बजट का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से सारे मजे छीन लिए जाएंगे। यहां लोगों को गाइड करने के लिए एक 50-30-20 रूल आता है। ये स्ट्रक्चर आखिर क्या है और लोग इसे कहां गलत समझते हैं? लोग इसे एक पाबंदी समझते हैं, जबकि ये एक्चुअली एक रोड मैप है। इस रूल के मुताबिक टेक होम पे का 50% हिस्सा नीड्स, यानी ऐसी जरूरतों के लिए होना चाहिए जिनके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे घर का किराया, ग्रोसरीज और बेसिक यूटिलिटी बिल्स। सही कहा। फिर 30% हिस्सा आता है फन के लिए, जिसमें दोस्तों के साथ बाहर खाना, मूवीज जाना या हॉबीज शामिल हैं। और बचा हुआ 20%? आखिरी 20% हिस्सा फ्यूचर के लिए डेडिकेट होना चाहिए, जिसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। पर रियलिटी में अगर किसी की ज़रूरतें यानी रेंट और बेसिक बिल्स ही उनकी सैलरी का 70% खा रहे हों, तो उनके लिए तो ये फॉर्मूला पहले दिन ही फेल हो गए। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो क्या उन्हें अपनी फन वाली लाइफ बिल्कुल जीरो करनी पड़ेगी, मतलब बाहर जाना एकदम बंद? यही वो पॉइंट है जहां लोग उम्मीद छोड़कर बजट को तोड़ देते हैं। फन को जीरो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह छोटे और आसान इजी विंस ढूंढने चाहिए। इजी विंस जैसे क्या? जैसे अपने इंटरनेट या फोन सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपेयर करके प्लान नेगोशिएट करना, या अनसब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना जो महीनों से यूज नहीं हुए। द क्लासिक जिम मेंबरशिप जो कोई यूज नहीं करता। एग्जैक्टली। जरूरतों और ग्रोसरीज में किए गए ये छोटे छोटे कट साल भर में हजारों रुपए बचा लेते हैं। और सबसे डीप रियलाइजेशन ये है कि जब किसी को पता होता है कि 30% फंड का पैसा पहले से ही अलग रखा हुआ है, तो वो बिना किसी गिल्ट के जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। ये गिल्ट फ्री स्पेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट सच में पावरफुल है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमने लीकेज रोक ली है और बजट भी सेट हो गया है। राइट, फाउंडेशन सेट है। कैसे काम करता है? देखो, बैंक्स एक बहुत ही आसान बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। वो आम लोगों के सेविंग्स अकाउंट पर सिर्फ 1 या 2% इंटरेस्ट देते हैं। फिर वही बैंक उसी पैसे को उठाकर दूसरे लोगों को कार लोन या पर्सनल लोन के रूप में 6%, 7% या उससे भी ज्यादा पर उधार दे देते हैं। यानी हमारा पैसा और बैंक का प्रॉफिट। एग्जैक्टली। इस बीच का जो मार्जिन है वो सीधा बैंक का प्रॉफिट बन जाता है। इसीलिए अपना सारा पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखना महंगाई या इन्फ्लेशन के हिसाब से नुकसान का सौदा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके बजाय ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स या सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ढूंढने चाहिए, जहां ओवरहेड कॉस्ट्स कम होने की वजह से 3 से 4% या उससे बेहतर रिटर्न मिल सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को सीधे अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाल देने चाहिए? क्योंकि कल को अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मार्केट से पैसे निकालना तो नुकसान वाला काम हो सकता है। सीधे मार्केट में कूदना बहुत बड़ा रिस्क है। इसकी एक तय श्रृंखला या सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले सिर्फ 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अलग करें। उसके बाद सारा जोर उन डेट्स को क्लियर करने पर लगाएं जिनका इंटरेस्ट रेट 8% से ज्यादा है। 8% ही क्यों? इसका टेक्निकल लॉजिक ये है कि स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंटली 8% से ज्यादा रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए हाई इंटरेस्ट डेट को पालकर रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मेक्स टोटल सेंस। जब वो महंगा कर्जा क्लियर हो जाए, तब पैरेलल में एक साथ 2 काम करें। 3 से 6 महीने का बड़ा इमरजेंसी फंड बनाएं और साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग शुरू करें। और जब इन्वेस्टिंग की बात आती है ना, तो मैंने देखा है लोग सबसे ज्यादा डरते हैं शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से। उन्हें लगता है ये एक कसीनो है। हाँ, सट्टा बाजार समझते हैं। लेकिन यहाँ जो डेटा हमारे पास है, खास तौर पर S&P 500 का, वो दिमाग हिला देने वाला है।
S&P 500 दरअसल अमेरिका की टॉप 500 बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप या इंडेक्स है, जिसमें इन्वेस्ट करने का मतलब है पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ में हिस्सा लेना। बिल्कुल। इस S&P 500 का पिछले 100 सालों का हिस्ट्री का डेटा क्या कहता है? वो 100 साल का डेटा एक ऐसी कहानी बयान करता है जो हर डर को खत्म कर सकती है। पिछली एक पूरी सदी में जिस भी इंसान ने S&P 500 में अपना पैसा लगाकर लगातार 20 साल तक उसमें छोड़ दिया, उसने एक पैसा भी नहीं गंवाया। वेट रियली? एक सदी में कोई नुकसान नहीं। एकदम जीरो लॉसेस। हर 20 साल के टाइमलाइन में रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, जिसका एवरेज लगभग 8 से 10% के आसपास बैठता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाता है कि मार्केट में वक्त ही सबसे बड़ी ताकत है। ये डेटा सच में हैरत अंगेज है। मतलब एक पूरी सदी बीत गई, दुनिया ने वॉर्स और रिसेशन देखे, पर 20 साल के होराइजन में जीरो लॉसेस। फिर लोग इस मार्केट से इतना घबराते क्यों हैं? डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिस्क को देखकर पैनिक करने के लिए वायर्ड होता है। जैसे रोज मार्केट चेक करना। हाँ, लोग मार्केट के रोज गिरने या उठने को देखते हैं। 1 या 2 साल के लिए पैसा लगाना वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है। एक साल में मार्केट 20% ऊपर जा सकती है और 20% नीचे भी गिर सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसीलिए इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट टाइम होराइजन का है। अगर किसी का लक्ष्य या गोल 5 साल से कम का है, तो वो पैसा कैश, फिक्स डिपॉजिट्स या सेफ जगह पर होना चाहिए। और अगर मीडियम टर्म हो? मीडियम टर्म यानी 5 से 15 साल के लिए एक मिक्स होना चाहिए। और 15 साल से ज्यादा के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पैसा डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लंबा वक्त उस रोजाना की वॉलेटिलिटी और उथल-पुथल को पूरी तरह शांत कर देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल हर्डल भी आता है, जिसे इन्वेस्टमेंट गैप कहते हैं। गैप, ये आम प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल बाद डाउन पेमेंट के लिए 50,000 का अमाउंट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैथ बताती है कि उन्हें 7% रिटर्न पर हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। ओके। पर उनका 50-30-20 का बजट कहता है कि वो हर महीने सिर्फ 300 ही बचा सकते हैं। अब ये जो 200 का डिफरेंस है, क्या इसे देखकर लोगों को अपने सपने छोड़ देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये इन्वेस्टमेंट गैप दरअसल स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने का सिग्नल होता है। इसे भरने के लिए टाइम होराइजन को बढ़ाया जा सकता है, यानी लक्ष्य को 10 साल की बजाय 12 साल पे शिफ्ट किया जा सकता है। या फिर रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। एग्जैक्टली। या फिर पोर्टफोलियो में स्लाइटली हाई रिटर्न वाले एसेट्स डालकर रिटर्न को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ताकि वो 200 का डेफिसिट कवर हो जाए। पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने और रिस्क लेने की बात निकली है, तो ये आगे चलकर कैसे बदलता है? जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसकी रिस्क लेने की क्षमता तो कम होती जाती है ना? सही बात है। रिटायरमेंट के करीब रिस्क कम लेना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन को एडजस्ट करने का कोई सिंपल रूल है क्या? हाँ, इसके लिए एक बहुत आसान और असरदार नियम है, जिसे रूल ऑफ एज कहते हैं। इसका मेन लॉजिक ये है कि जवानी में फोकस वेल्थ ग्रोथ पर होना चाहिए और उम्र बढ़ने के साथ साथ वेल्थ प्रेजर्वेशन यानी पैसे को बचाने पर जोर देना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है? रूल कहता है कि इंसान अपनी मौजूदा उम्र को 5 के नजदीक राउंड अप करे और उसमें से 10 घटा दे। अच्छा, लेट्स टेस्ट दिस। यानी अगर किसी की उम्र 32 साल है, तो वो 35 पे राउंड अप करेगा और उसमें से 10 घटाने पर नंबर आएगा 25। अब इस 25 नंबर का एक्चुअल यूज क्या है? ये 25 बताता है कि उस व्यक्ति के पोर्टफोलियो का 25% हिस्सा बॉन्ड्स यानी फिक्स्ड और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए और बचा हुआ 75% हिस्सा स्टॉक्स या इक्विटीज में होना चाहिए, जहां से ग्रोथ आती है। ओह, दिस इज सो सिंपल एंड इफेक्टिव। है ना? जैसे जैसे उम्र 40, 50 या 60 होगी, ऑटोमेटिकली सेफ बॉन्ड्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और स्टॉक्स का एक्सपोजर कम होता जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के करीब पोर्टफोलियो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इन्वेस्टिंग और एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क एकदम सॉलिड हो गया। पर अक्सर लोग ये सब ठीक से करते हैं और फिर लाइफ में आगे बढ़कर 2 ऐसे बड़े खर्चे करते हैं जहां सारा पैसा ड्रेन हो जाता है। हाँ, मुझे पता है आप किन खर्चों की बात कर रहे हैं। वो 2 खर्चे हैं, कार खरीदना और घर खरीदना। कार की अगर बात करें तो ये देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इंसान की आमदनी का 15 से 20% तक हिस्सा खा जाता है। और लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लोग शोरूम जाकर ऐसी गाड़ी खरीद लेते हैं जो उनकी औकात से बाहर होती है। इस फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए 24-10 रूल क्या कहता है? ये 24-10 रूल गाड़ी लेने का सबसे रियलिस्टिक आईना है। ये 3 आंकड़ों पर काम करता है। पहला,
गाड़ी की टोटल कीमत का कम से कम 20% कैश डाउन पेमेंट होना जरूरी है। ठीक है, 20% डाउन। दूसरा, जो ऑटो लोन लिया जाए वो 4 साल यानी 48 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उस कार का टोटल महीने का खर्चा जिसमें EMI, कार इंश्योरेंस और मेंटेनेंस सब कुछ जोड़ा गया हो, हाँ, वो उस व्यक्ति की महीने की इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर डीलर्स तो आजकल 7 या 8 साल तक के लोन्स आसानी से दे देते हैं। वो लोन स्ट्रेच करके EMI इतनी छोटी दिखाते हैं कि लोग महंगी गाड़ी लेने का फैसला कर लेते हैं। और कार कोई एसेट तो है नहीं, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू कम होने लगती है। यही वो हिडन मैथ है जो लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। अगर कोई 20% डाउन पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो गाड़ी उसके बजट के बाहर है। कड़वा सच। बिल्कुल। जो लोग सीरियसली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए एक और जबरदस्त ऑप्शन होता है, एक बढ़िया पुरानी यूज्ड कार को सीधा कैश देकर खरीदना। कैश देकर EMI का चक्कर ही खत्म। इसे साइकोलॉजी में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आज थोड़ी सी पेशेंस दिखाकर आगे चलकर पूरी तरह EMI फ्री जिंदगी जीना और उस पैसे को इन्वेस्ट करना। गाड़ी की रियलिटी तो मैथ्स के हिसाब से पूरी क्लियर है, लेकिन अब इस डीप डाइव का सबसे भारी टॉपिक आता है, रेंटिंग वर्सेस बाइंग अ हाउस। एग्जैक्टली। अपना खुद का घर खरीदना किसी भी कल्चर में एक डीपली इमोशनल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल सपना होता है। जब बात अपने घर की आती है तो लोग कैलकुलेशन छोड़कर दिल की सुनने लगते हैं। और फ्रैंकली ये फैसला गलत भी नहीं है। अपने खुद के घर का होना, जहां आप दीवार में जब चाहें कील ठोक सकें, जहां किसी नए लैंडलॉर्ड के आने का डर ना हो, उस स्टेबिलिटी की सच में कोई फाइनेंशियल कीमत नहीं लगाई जा सकती। राइट, इमोशनल पीस ऑफ माइंड। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ये फैसला दिल से लिया भी जा रहा है तो भी उस इंसान को उसकी असली गणित यानी रियल मैथ और हिडन कॉस्ट्स पता होनी चाहिए, जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती। बिल्कुल। जब लोग घर देखते हैं तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी की लिस्टिंग प्राइस देखते हैं, पर 4 ऐसे संक कॉस्ट्स होते हैं जो कभी वापस मुड़कर नहीं मिलते। संक कॉस्ट्स का मतलब वो पैसा जो एक बार लग गया तो हमेशा के लिए डूब गया। ऐसे कौन से 4 खर्चे हैं जो प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा हर घर के साथ आते हैं? पहला संक कॉस्ट है प्रॉपर्टी टैक्स, जो सरकार को हर साल जाना ही है। दूसरा है लीगल फीस यानी वकील और पेपर रजिस्ट्रेशन का भारी खर्चा। अच्छा, फीस और टैक्सेस। तीसरा है बैंक की वैल्यूएशन और लोन प्रोसेसिंग फीस। और चौथा? और सबसे बड़ा लगातार खर्च है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आमतौर पर कितना होता है? एक बेसिक थंब रूल कहता है कि घर की टोटल वैल्यू का करीब 1% हर साल उसके रख रखाव, लीकिंग पाइप्स, रूफ रिपेयर या पेंट में लगी जाता है, जो कि रेंट में नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर वही व्यक्ति रेंट पे रहता तो दीवार का प्लास्टर गिरने पर सिर्फ लैंडलॉर्ड को फोन करना होता, जेब से 1 रुपया नहीं लगता। लेकिन फिर रेंट पर रहने वाले इंसान को लोग यही ताना मारते हैं कि वो अपने पैसे आग में डाल रहा है, जबकि EMI देने वाले का घर आखिर में अपना तो हो जाएगा। यहाँ लोग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। हाँ, जो पूरी कहानी पलट देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कि 4 करोड़ के घर के लिए किसी व्यक्ति ने 20% यानी 80 लाख रुपए का डाउन पेमेंट एकदम से दे दिया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस 80 लाख का क्या करती है? वही, उस 80 लाख का और क्या हो सकता था? यही वो सच्चाई है जो अक्सर छिपा ली जाती है। अगर उस व्यक्ति ने वो घर नहीं खरीदा होता, बल्कि उतनी ही अच्छे घर में रेंट पर रहता और उस 80 लाख रुपए को घर की ईंटों में फंसाने की बजाय उन्हें हिस्टोरिकल 7 या 8% रिटर्न वाले S&P 500 में इन्वेस्ट कर दिया होता, ओह वाह, तो 1 या 2 दशक यानी 10-20 सालों में कंपाउंडिंग की ताकत से वो 80 लाख रुपए कहां से कहां पहुंच जाते, इसका कंपैरिजन आमतौर पर कोई करता ही नहीं है। लेकिन घर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। घर की वैल्यू बिल्कुल बढ़ेगी, पर लिक्विडिटी यानी कैश अवेलेबल होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अपने घर का एक कमरा बेचकर थोड़ी ना कैश निकाल सकते हैं। तो पुराने जमाने का वो नियम कि घर खरीदना हमेशा रेंट करने से बेहतर होता है, वो आज की बदलती हुई दुनिया और इंटरेस्ट रेट्स में अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल नहीं। रेंटिंग लोगों को आज़ादी देती है कि वो नई जॉब लगने पर दूसरे शहर जा सकें, जबकि बाइंग उन्हें स्टेबिलिटी देती है। आखिर में फैसला लाइफ गोल्स पर डिपेंड करता है, पड़ोसियों के प्रेशर पर नहीं। बिल्कुल। और इन सभी बातों को अगर एक साथ जोड़ें तो समझ में आता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई जादू नहीं है, बस एक सिस्टम है। हाँ, ये सिर्फ कुछ आसान सिस्टम्स फॉलो करने का नाम है। नेटवर्थ ट्रैक करना,
5-30-20 बजट को रोड मैप की तरह यूज करना, गुड डेट और बैड डेट को पहचानना। और S&P 500 के टाइम होराइजन की ताकत को समझना और घर या कार जैसी चीजों को मैथमेटिकली असेस करना, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी को भी आजादी की तरफ ले जा सकता है। एकदम पॉइंट पर। शुरुआत में हमने फाइनेंशियल लैंडस्केप को एक धुंधले एक्सरे की तरह बताया था। इस चर्चा के बाद उम्मीद है कि वो तस्वीर पूरी तरह क्लियर हो चुकी होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। लेकिन इस इस चर्चा को हम एक ऐसे ख्याल के साथ खत्म करेंगे जो शायद लोगों को अपने सपनों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दे। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हमेशा कहा जाता है कि हमें अपनी ड्रीम लाइफ के लिए पैसे बचाने चाहिए, एक बहुत बड़ी लग्जरी कार और एक आलीशान बड़ा सा घर। लेकिन अगर हमारी मनी पर्सनैलिटी, सोसाइटी का प्रेशर और दिखावे की चाहत को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, तो क्या वो सपना सच में किसी इंसान का अपना सपना है? एक बहुत ही डीप सवाल है। क्या असली वेल्थ का मतलब सिर्फ जिंदगी भर नया और महंगा सामान इकट्ठा करना है, या फिर असली वेल्थ का मतलब वो बेमिसाल आज़ादी है जहां कोई इंसान कल सुबह उठकर ये कह सके कि आज मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, जिसके साथ चाहता हूं और जब तक चाहता हूं? खरीदी हुई आजादी। एकदम। अपनी मेहनत की कमाई से अगली बार जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तो जरूर सोचिएगा कि क्या उस पैसे से नया सामान खरीदा जा रहा है या आने वाले कल की आज़ादी।